नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में जो 6 राज्यों में चुनाव विधानसभाओं के हुए 7 सीटों पे उनका परिणाम तो सामने आ गया। और मेरा पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो जिस जिस तरह के परिणाम की अपेक्षा हमने उसमें व्यक्त किया है, ठीक उसी तरह से परिणाम आए हुए हैं। लेकिन अब तरह तरह की समीक्षाएं उस पर हो रही है। स्पेशली बिहार के चुनाव पर ज़्यादा समीक्षा आ रही है बनस्पति के और के जो है, क्योंकि नीतीश के हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस और लोगों का भी फोकस बिहार में ज़्यादा हो गया है। इसलिए वहाँ की गुणागणित की चर्चा कुछ ज़्यादा है। तो मेरा भी प्रयास इस वीडियो में बिहार के बारे में ज़्यादा फोकस रहेगा, जो कि मैं अंत में करूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश से, जहाँ गोला में जो चुनाव हुए थे और जो परिणाम उसके आए, वो निष्कर्ष क्या बताते हैं। देखिए, इस चुनाव में अखिलेश जी को ये कहने का भी मौका नहीं मिला कि यहाँ ओवैसी की पार्टी खड़ी हो गई या बसपा ने मेरा वोट काट दिया। यहाँ 1 to 1 फाइट थी, कोई और नहीं लड़ रहा था। समाजवादी पार्टी एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। और दोनों अच्छा, एक और भी बात थी कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ से सवर्ण को टिकट दिया, तो ये भी नहीं था कि आपके पिछड़ों के वोटों में बंटवारा हो जाए। लिहाजा जिसके पास जितना भी कुवत रहा होगा अपने वोट खींचने के लिए, वो दोनों ही पार्टियां खींची होगी। और जब परिणाम जो आया वो बहुत आश्चर्यजनक तो ये नहीं था कि चुनाव जीतने का, लेकिन वोट परसेंटेज को देख करके ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ 55.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और 40% वोट समाजवादी पार्टी को मिला जो है। इससे एक चीज़ तो बड़ा क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पे अब जो समीकरण बनेंगे वो हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट लाने की कोशिश करेगी या वोट पाएगी। और ऐसे में ये 2014 वाली पुनरावृत्ति हो जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आप समझ के चलिए कि 70 सीट से अधिक अगर हो जाता है लोग परिणाम उसके पक्ष में, तो ये आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होगी। इस परिणाम से ये साबित हुआ है। अगर हम हरियाणा में जाएं तो वहाँ जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि हमको लगा कि कांग्रेस की सीट है और इधर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है वहाँ पे, चाहे वो जो आंदोलन हुए जाटों के उनको भी देखा जाए या पार्टियों का, और इवन की जो जेजेपी है वो भी विरोध की थी। तो लगा कि एक जो है वो चुनाव वहाँ बढ़िया होगा और कांग्रेस शायद हुड्डा के नेतृत्व में वहाँ पे कुछ करे बढ़िया जो है। लेकिन वहाँ भी अच्छे खासे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव कांग्रेस से छीना है जो है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो है हरियाणा में। तो हमें लगता है कि हरियाणा का भी कुछ लोकसभा का जो रिजल्ट आएंगे जो है वो इसी रूप में आएंगे। महाराष्ट्र की बात करना तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं और एक तरह से शिवसेना का कैंडिडेट था। क्योंकि शिवसेना का जो उम्मीदवार थी उनके हस्बैंड गुजर चुके, उनके नाम पे लड़ा था। तो दोनों ही पार्टियां वो उस उम्मीदवार के प्रति, वो शिवसेना के प्रति नहीं, उम्मीदवार के प्रति संवेदना थी, इसलिए वो सीट जो है वैसे जाने दी जो है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले बार के जो वोट परसेंटेज में इजाफा ही किया है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि राहुल गांधी जिस प्रदेश में आज चल रहे थे और जहाँ पे चुनाव हो रहा था तेलंगाना में, वहाँ उनकी यात्रा चल रही थी और वहाँ की स्थिति ये है कि कांग्रेस की बहुत ही दयनीय प्रदर्शन रहा और भारतीय जनता पार्टी मात्र 1% के अंतर से, वोटों के अंतर से वहाँ पे चुनाव हारी है जो है। तो कहने का मतलब है कि जो बार बार ये बात हो रही है कि कहाँ से भारतीय जनता पार्टी और सीटें कहाँ से बढ़ाएंगी। उत्तर भारत में तो सब जगह करीब करीब अपने चरम पर पहुँच ही गया है। तो उड़ीसा और तेलंगाना, ये 2 प्रदेश मुझे ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें जो है कुछ वहाँ पर भी बढ़ा सकती है। अब आते हैं हम बिहार पे। देखिए, बिहार में जो चुनाव हुए हैं, और स्पेशली अगर हम मोकामा को छोड़ दें,
स्पेशली गोपालगंज को अगर ध्यान में आप रखिए, तो ये पूरा का पूरा बिहार का राजनीतिक समीकरण वहाँ आपको एकदम समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि नीतीश के जाने के बाद क्या परिस्थितियाँ बदली हैं, उसका परिणाम क्या हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होगा। अब हम कुछ जिक्र कर लेते हैं कि जो चुनाव हुए हैं वहाँ, उसके पहले से 2005 से ही देखा जाए तो सुभाष सिंह जी वहाँ से प्रतिनिधित्व करते चले आए हैं। और इस बार जब वो स्वर्गवास हुए तो उनकी पत्नी कुसुम देवी ने चुनाव लड़ा जो है। कई वीडियो में मैंने देखा बिहार के लोगों ने ये बात राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये कह रहे हैं कि पिछले बार तो मैं 40,000 वोटों से ज़्यादा हार गया था और इस बार जो है वो हमने रिकवरी किया और 1,000-2,000 से हमने हारा, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। भाई पिछले बार तो महागठबंधन में कांग्रेस को वो सीट गई थी, राजद तो वहाँ से चुनाव लड़ा ही नहीं था। तो मैं आंकड़ा देख रहा था 2000 मैंने 5 से आंकड़ा देखा और मैंने ये देखा कि 2015 में वहाँ पे राजद चुनाव लड़ा था और उस समय राजद जो है कुल 73,417 वोट पाया था। सोचिए 15 में 73,417 वोट पाया था और भारतीय जनता पार्टी 78,491 वोट पाए थे। तो ये जो लोग कह रहे थे कि पिछले बार हम 40,000 कवर कर लिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस की सीट गई थी और कांग्रेस को कितने लोग वोट दे रहे थे ये किसी से छुपा नहीं है। सब लोग जान रहे थे कि कांग्रेस से जो उनके परंपरागत वोट है यादव मुस्लिम, वो वोट वहाँ नहीं जा रहे थे। इसीलिए बसपा के जो साधु यादव लड़ रहे थे, इसलिए उनको 41-42 हज़ार जो वोट मिला था पिछले बार के चुनाव में, वो यही कारण था जो है कि इनका वोट शिफ्ट हुआ था। इस बार जब चुनाव हुआ है तो साधु यादव का वोट, जो बसपा के जो प्रत्याशी थे, उनके अपने जो सर्वाधिक वोट पिछले बार जो वोट पाए थे, वो सारे के सारे वोट जो है वो शिफ्ट हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट था, जो बनिया वर्ग का, वो उसमें भी गुप्ता ने जो उनके प्रत्याशी थे वोट उन्होंने काटा उनका भाजपा का। और इस तरह से देखा जाए तो जो नुकसान ओवैसी के पार्टी से 12,000 से वोट जो कटा था, उसकी भरपाई गुप्ता ने कर दिया था जो है। तो ये कहना कि ओवैसी नहीं लड़ते तो हम चुनाव जीत जाते, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कर सकती है कि अगर वहाँ से कोई गुप्ता या बनिया कोई नहीं लड़ा होता तो वोट भाजपा के से उधर नहीं होता। तो चुनाव में ये सब चीज़ें होती रहती हैं और आगे भी होंगे। ये बात ये इस बार के चुनाव में ये बात साफ हो गया है कि चाहे आप किसी भी को भी लड़ाइए, गोपालगंज की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही है और आगे भी जीतेगी। इसका एक पहलू और है भाई, अगर पिछले बार के वोटों को अगर हम देख लें तो 77-78 हज़ार के करीब वोट जो है वो 2020 में इनको मिला था। 2020 में 77,791 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार का जब चुनाव हुआ है तो कुल वोट जो पोल हुआ 1,68,355 वोट, और 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें वोट पोल हुए थे 1,78,880 वोट। यानी कि कुल इस बार 10,625 वोट कम पड़े हुए हैं। अगर 10,625 वोट अगर पिछले बार की वोटिंग के बराबर अगर वहाँ पे मतदान हुआ होता, और मान लीजिए हम इसको आधा आधा कर देते हैं तो करीब 5300 वोट और इसमें जुड़ जाएगा, तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट जितना 2020 में था, 2015 में था, उतने ही के आसपास वो फिर पहुंच जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों की में डिवीजन उसमें कहीं बंटवारा नहीं हुआ है जो है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का वोट जो है कभी घटता कभी बढ़ता रहता है। जब वो साधु यादव के साथ यादव गए तो वहाँ पे कम हो गया। मुस्लिम वोट जब इस बार जो है वो कहीं और चला गया, तो फिर इस बार चुनाव वो यहाँ से हार गए जो है। तो ये सब चीज़ें लगी रहती है। सबसे ज़्यादा जो प्रमुख बात हुई ये है कि जो उस बेल्ट में कुछ कुशवाहा हैं जो है, तो जो लौकुश जो वोट माना जाता है नीतीश का, उसमें कुश जो है यानी कि जो कोयरी कह लीजिए, मौर्या कह, जो हमारे यहाँ मौर्या हैं उत्तर प्रदेश में, और वैसे ही वहाँ पे वो कुशवाहा लोग हैं। कुशवाहा तो यहाँ भी है। तो वो जो एक जातियाँ हैं, हमने ये देखा है कि चाहे मोकामा का भी रहा हो और यहाँ का भी,
वो सभी के सभी जो है एक तरह से देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है जो है। तो नीतीश की यहाँ पे नीतीश का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से धीरे धीरे भाजपा के पास स्वतः अपने आप आ रहा है, भाजपा को कुछ करना नहीं पड़ रहा। और ये नीतीश के बार बार पाला बदलने से ये सब चीज़ें हुई हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे बिहार में कहीं भी जो दलित का वोट है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एवरेज 15% के आसपास है जो, वो कहीं 20% कहीं 25% भी है, लेकिन 15% से कहीं सारी कौम छोड़ दिए तो जो देहात का जो क्षेत्र है जो विधानसभाएं हैं उसमें 15% से कम का वोट उनका नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक लाख 870,000 अगर पोल हुआ है, इसका हम 15% लें तो करीब ये होता है 25,000 वोट। 25,000 वोट में अगर साधु यादव को 8-9 हज़ार वोट मिल रहा है, यानी कि 15-16 हज़ार जो वोट था दलितों का वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। ये बात बता रहा है कि दलित वर्ग में जो रविदास हैं लोग, जो वो अभी मायावती के साथ थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है, लेकिन बाकी दलित का जो वोट है वो रामविलास पासवान की तरफ और वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए एक बड़ी अजीब स्थिति है कि जो भी जातियों का जो वोटों का जो बंटवारा हो रहा है वो बहुत सहज रूप में भाजपा या मोदी की तरफ चला जा रहा है, जबकि वो दूसरे लोगों को अपने तरफ वोट खींचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। इसका रीजन ये है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर आम लोगों का जनमानस का एक भरोसा बढ़ा है और एक उनके मन में भाजपा के प्रति या मोदी के प्रति नेतृत्व के प्रति एक धारणा जो है वो सकारात्मक है। इसलिए ये जातियां उसके तरफ झुकने में जो है, और इस चीज़ को नेता लोग समझते नहीं। नेता तो आपस में अपना गठबंधन तो कर ले रहे हैं, लेकिन जातियों का गठबंधन इसीलिए वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो एक फैक्टर ये है कि चुनाव में जो बिहार का जो अति पिछड़ा वर्ग था, जिसको वहाँ पे ईबीसी कहा जाता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो कहा जाती है, और जिनकी संख्या करीब करीब 24 से 26% बहुत ज़्यादा है, वो सब जातियाँ अगर जो है वो भाजपा की तरफ आ रहा है। तो जैसा कि हम हमेशा जब भी आप देखिएगा बिहार के बारे में मेरा वीडियो बनता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सवर्णों को, दलितों को और अति पिछड़ों का यही एक ग्रुप एक तरफ रहेगा और बाकी जो है वो एक तरफ रहेंगे। आज साहनी चाहे जितना भी विरोध कर लें भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो अंततोगत्वा उनको वहाँ राजद में जगह वो फिट नहीं हो पाएंगे। उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। अभी तो राजद में वो इसलिए है कि अभी तेजस्वी को लग रहा है लोगों को मुख्यमंत्री हैं उनके साथ चिपके रहेंगे तो हो सकता है कुछ बिहार में कुछ लाभ मिल जाए जो है। लेकिन जिस दिन ये लग जाएगा कि नहीं अब बिहार में तेजस्वी नहीं रह पाएंगे या सत्ता कहीं और चली जाएगी, तो फिर वहाँ से वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे और अंततः अति पिछड़ा और पिछड़ा जो वर्ग है वो भाजपा के साथ ही वहाँ पे रह जाएगा। अब इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गया है कि स्वाभाविक जो वोटों का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा हो रहा है बनस्पत की किसी और के। और ओवैसी फैक्टर देखिए, ओवैसी फैक्टर इस चुनाव में ये निकल के साफ आ रहा है कि जो 2025 में चुनाव होगा या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें आपका ये जो एरिया है जो जिसको हम सीमावर्ती कह सकते हैं, जिसमें कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये सब जो ज़िले हैं और इनकी जो विधानसभा की सीटें हैं ये बहुत महत्व की हो जाएंगी। और यहाँ पे ओवैसी को नकार देना ये किसी के बस का बात नहीं है। राजद को अगर राजद पैचअप इनसे नहीं करेगी जो है तो ओवैसी इनको बहुत जो है वो नुकसान करेंगे। अब हम आ जाते हैं मोकामा में। देखिए मोकामा में जैसा कि हमने पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि अच्छा ये केवल मोकामा की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जनमानस में पूरे हमारे जो भारतीय समाज है जिसकी सोच है वो बाहुबलियों को, जिसको कि हम रॉबिन हुड लीडरशिप कहते हैं, उनको बहुत तवज्जो देती है और हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती है। जैसे कि अगर दो बाहुबली मान लीजिए आ गए और एक बाहुबली थोड़ा कमज़ोर है, दूसरा ज़्यादा मजबूत है, तो
जातियों की स्थिति ये है कि जो ज़्यादा मजबूत है उसके तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। अब मोकामा में भी यही हुआ है, अनंत सिंह के प्रति उनके कास्ट के लोग ज़्यादा उनको प्रेफर किए हैं बनस्पति और के जो है। और चूँकि वो बहुत दिनों से चुनाव जीते हैं, राजद का भी उनके पास वोट होता है, भूमिहारों की संख्या भी ज़्यादा है, वो भी दे, और प्लस उस साइड के जो जो मलाह जो सानी वगैरह थे वहाँ भी वोट उनको मिला। ये बातें हम पहले पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, इसलिए वहाँ पे उनका जितना आसान हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में मोकामा अनंत सिंह का ही रह जाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जैसे क्योंकि इस बार जो उनको जीतने का जो मार्जिन है 15-16 हज़ार का, ये आगे घट जाएगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव भाजपा लड़ा है ना, बहुत प्लान वे में नहीं लड़ पाए, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, कैंडिडेट मिला किसी तरह से, तो वह जो है उस लड़ने के हिसाब से नहीं लड़े लोग कि रणनीति बना के कि इनसे अनंत सिंह से कैसे अच्छे से निपटा जाए जो है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जो चुनाव होंगे वो अनंत सिंह के लिए खतरे की घंटी होगी, ये पूरा समझ में आ जाता है। तो ये बिहार की पूरी राजनीतिक परिदृश्य को देखिए अगर आप, तो 2-3 बातें बहुत साफ आ जाती हैं कि इससे नीतीश जी का थोड़ा सा कद डाउन हुआ है। अच्छा, किसी नेता का कद डाउन कब होता है? जब उसके वोटर सपोर्टर जब उसको छोड़ते हैं जो है, और इनको जो पिछड़ा वर्ग है धीरे धीरे छोड़ रहा है और वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि ओवैसी को आप किसी भी पार्टी को नज़रअंदाज करके आप नहीं चल सकते हैं। राजद को या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ तालमेल बना करके चलेंगे, तभी वो वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं जो है। और तीसरी बात यह है कि अभी भी जो सवर्ण हैं वो भाजपा की तरफ पूरी तरह से तन्मय से हैं, उनको उससे आप अलग नहीं कर पाए हैं। गोपालगंज का वोट परसेंटेज और सारी जो चक्रव्यूह है सभी जातियों को मिला करके देखा जाए तो वहाँ का सवर्ण अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो भाजपा दलित और अति पिछड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव बिहार में बन चुकी है और इस पे आगे का रास्ता जो है वो चलता जा रहा है। मैं इस सारे समीकरणों को देख कर ये कह सकता हूँ कि लोकसभा में जैसा कि बिहार में ललन सिंह हमेशा बोलते थे कि इस बार हम 40 में 40 जीतेंगे, ये 40 में 40 जीतने वालों की ये हाल नहीं है कि 7 पार्टियां एक जगह हो जाएं और फिर भी आप एक सीट जो है वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं गोपालगंज से। और मोकामा में जो जीत हुई सर्वविदित है कि वो जीत कोई राजद की नहीं है, कोई महागठबंधन की नहीं है, वो केवल अनंत सिंह की जीत है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो जो है ये आज का यही था कि ये जो चुनाव हुए हैं ये क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके सामने ये बातें रखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि बहुत लोगों के पास ये वीडियो हमारे तक पहुंचे। नमस्कार।